हेलो एवरीवन। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स लाइक मोशन। रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये बात प्रेडिक्ट करेगी थर्मोडायनेमिक्स। बट जो रिएक्शन हो रही है वो कितनी स्पीड से होगी, उसके रेट क्या रहेगा, इस बात को प्रेडिक्ट करेगा और इस बारे में डील करेगा केमिकल काइनेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले आप देख सकते हैं सिलेबस नीट का इस चैप्टर का, जो कि है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फिर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें होंगे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, हाफ लाइफ्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, कौन सी इक्वेशन है जो डील करती है इसके रिलेशनशिप के साथ में, अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन, कॉलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस, नो डेरिवेशंस। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो आज हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो होंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करते हैं, रेट लॉ क्या होता है, यूनिट क्या रहेगी रेट कांस्टेंट की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स में भी। ठीक है, और नीट के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब समझिए ध्यान से, रेट लाइक स्पीड। भाई केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस तरीके से हो, किस स्पीड से होगी और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के साथ। ठीक है, अब रिएक्शन देखो 3-4 तरीके से हो सकती है। जैसे हो सकती है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, या रिएक्शन जो मॉडरेट रेट के साथ हो। वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे हो गए भाई आपके, वेरी फास्ट रिएक्शंस में आप क्या ले सकते हो, आपने 2 सॉल्ट्स को मिलाया और इमीडिएटली प्रोडक्ट बन गया, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, वेरी स्लो में आप रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ले सकते हो। ठीक है, मॉडरेट में आप ले सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट जैसे कि। अब समझने वाली बात यह कि किसी रिएक्शन का रेट हमें पढ़ना है। रेट किस बात पे डिपेंड कर रहा है, रेट इस बात पे डिपेंड कर रहा है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लिया। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, रेट का मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट का फॉर्मूला हो गया कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है और कितने टाइम में, वही तो रेट हो गया। इस बात को थोड़ा सा और तरीके से लिख देते हैं। कह रहा रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो रिएक्टेंट की भी चेंज होगी और प्रोडक्ट की भी चेंज होगी। कैसे लिखेंगे किसी का रेट, रेट लिखने का ये तरीका है। मान लीजिए कोई सिंपल सी रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए गिव्स बी मोल्स ऑफ बी, और सिंपल कर सकते हैं रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट अगर डिक्रीज होंगे क्योंकि प्रोडक्ट बन रहे हैं, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिया हमने, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, कम होने लगेंगे। मान ली 1 लिया तो 1 से कम होने लगेंगे, तो कम के लिए क्या लगाते हैं, माइनस। उसके बाद इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी यहाँ पे रखा है, जैसे यहाँ पे ए है तो -1/a। ठीक है, उसके बाद लगाया हमने डी, डिफरेंशियल फॉर्म है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। इस तरीके से हमें रेट लिखना है। अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगाना है, 1/b dB/dt। मान लीजिए इसका लिखना है तो इसके आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो लिखेंगे -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r डिवाइडेड बाय dt, और प्लस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p डिवाइड बाय dt। तो सिंपल सी टर्म्स में बोल सकते हैं रेट इज इक्वल टू, रेट में भी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन of reactant or product per unit time। ठीक है, तो यहां पे लिख दो चेंज इन टाइम।
तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और चेंज इन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन चेंज वेंज कुछ भी हो, रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है, अगर लीटर में बात करूँ मोलरिटी के टर्म्स में, और टाइम की यूनिट होती है मिनट या सेकंड, सेकंड लेके चलते हैं यहाँ पे, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो चुकी है रेट की, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, यही तो बात हुई। अगर मिनट में बोलेंगे तो हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, ये है यूनिट ऑफ रेट। आप और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, अब समझिएगा ध्यान से। एक पानी की टंकी है, ऊपर छत पे रखी है, फुल ऑफ वाटर है, एकदम फुल है टैंक। एक और सेम पानी की टंकी, सेम कैपेसिटी, बट वो इतना वाटर है सिर्फ, नॉट फुल नॉट हाफ, बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हैं 1/4, ओनली 1/4 वाटर है इसके अंदर, ठीक है जी। ये एकदम से फुल है और इसमें 1/4, अब होगा क्या, समझिएगा ध्यान से। अगर ये फुल है और ये 1/4 है, अब होगा क्या, यहाँ जो कनेक्शन है, जिस जो नीचे टैप लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक टैप लगा हुआ है नीचे, मैंने इस टैप को ओपन किया, इस टैप को ओपन किया तो पानी आ रहा है स्लो स्लो, और जब इस टैप को ओपन किया तो पानी बहुत स्पीड से आ रहा है, बहुत प्रेशर से आ रहा है। मतलब यहां पर रेट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, मोर, और यहां पर रेट कम है, स्लो। यहां पे क्या बोलेंगे, रेट इज हाई या फास्ट रेट। और इधर क्या है, स्लो रेट। अब समझने वाली बात ये, इन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग को। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये हो गया रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसकी रेट, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कोई रिएक्शन लेते हैं, चलो एक एग्जांपल, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इसका रेट लिखना है, इजी एकदम। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसके आगे, यहाँ पे 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2। तो रेट जो होगा वो इक्वल होगा किसकी, -1/1, मतलब DN2, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू -1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई dt, और प्लस 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 और डिवाइड बाई dt। डी यहाँ पे तो दिखा रहा है, वो चेंज को दिखा रहा है। जब मैं डी लिख के चल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। अगर इसी डी को ये स्मॉल चेंज दिखाता है, और जो एक पूरा एवरेज चेंज है उसको कैसे दिखाएंगे, इसी डी को अगर मैं लिख देता हूं डेल्टा, एवरेज चेंज का मतलब एक तरीके से दो टाइम पीरियड्स के बीच में जो होगा। इसी डी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा से, तो ये बन गया +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा डी। ये रेट हो गया एवरेज रेट। ये कौन सा रेट है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो मतलब एवरेज रेट भी मैं लिख सकता हूं और मैं इंस्टेंटेनियस रेट भी लिख सकता हूं, क्लियर। ये कौन सा रेट है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क है, एक ग्राफ हम पढ़ेंगे। तो एवरेज रेट रहेगा दो टाइम पीरियड के बीच में, भाई T1 पे ये रेट था, T2 में ये रेट था, तो जितना रेट आया वो आप निकाल सकते हैं, या T1 में ये कॉन्सेंट्रेशन थी, T2 में ये कॉन्सेंट्रेशन थी, वहां से हम निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बताइए अभी कितना रेट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सड़क है, ये आपके यहाँ से एक लेन है, इस टाइप से एक रोड है, ये आपका मान लीजिए घर, और ये रिलेटिव का घर। अब आपका मन है घर जाने का, आप कार लेके निकले, यहाँ तक गाड़ी चली आपकी 60 km/h, आगे आपने स्पीड कर दी यहाँ से यहाँ तक, थोड़ी और आगे गए आपने स्पीड कर दी वापस से 65 km/h, और जब उनके घर पहुंचने वाले होंगे तो आपने स्पीड कर दी 50 km/h।
अब समझने वाली बात ये है कि ये आपका रिलेटिव का फॉर्म, तो समझने वाली बात ये है कि ये 50, ये 65, 70 और 60, चार डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं। अगर मैं पूछूं मुझे इस पॉइंट बताओ स्पीड क्या है, तो 60, इस पॉइंट पे 70। अगर मैं पूछूं इन यहाँ से और यहाँ तक के बीच में स्पीड क्या है, तो 60 और 70 दोनों थी, तो एवरेज निकाल के बताओगे। इस तरीके से रेट बता सकते हो। चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या है हमारी, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस ग्राफ से इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने रखी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इधर मैंने रखा है टाइम। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पहले एकदम हाई रहेगी, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बननी स्टार्ट होगी। तो ये प्रोडक्ट वाला ग्राफ है और ये रिएक्टेंट वाला ग्राफ है। ये रिएक्टेंट के लिए है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इसलिए रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जब रिएक्टेंट्स फुल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट जीरो है। जब रिएक्टेंट डिक्रीज होना स्टार्ट हुए तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गए। अब होगा क्या, मान लीजिए आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये इस तरीके से, तो एक टाइम पीरियड तो हमने ले लिया यहाँ पर और एक ले लिया यहाँ पर। इस टाइम पीरियड को बोल रहे हैं हम T3, इसको बोल रहे हैं T2 और एक ले लिया हमने यहाँ पर पॉइंट, ये हो गया T1 या T। ठीक है, अब जब हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरीके से स्लोप हमने ड्रॉ किया, तो जब हमने r इंस्टेंटेनियस लिखा इस पॉइंट का, तो वो क्या आया, माइनस dr/dt इक्वल टू माइनस स्लोप, स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे r एवरेज लिखा तो बस उसकी जगह क्या लगा देना, डेल्टा, डेल्टा r बाई डेल्टा टी। डेल्टा r क्या होगा, T2 माइनस T1, भाई T2 माइनस T1 होगा टाइम की जगह, और कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन R2 माइनस R1। ठीक है, इस तरीके से हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकते हैं सेम प्रोडक्ट में। सेम प्रोडक्ट में ये डेल्टा टी हो गया चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, ये T माइनस T2 हो जाएगा। और अगर मैं R एवरेज लिखना चाहूँ तो उसके लिए P2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 लिखना होगा। और इंस्टेंटेनियस तो डायरेक्ट लिख जाएगा dp बाई dt, क्योंकि बन रहे हैं तो पॉजिटिव और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है आप देख सकते हैं, स्लोप पॉजिटिव और ये स्लोप कैसा, नेगेटिव। क्लियर। तो ये एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट है। एवरेज रेट में कोई फर्क नहीं है, जहां पर दो टाइम पीरियड हो वहां पे एवरेज ले लेना है, ऐसे याद रखना है, 2 टाइम पीरियड्स। ठीक है, दो टाइम पीरियड हो वहां पे क्या ले लेना है, एवरेज। नेक्स्ट जो बात है हमारी वो है हमारा रेट लॉ। क्या कह रहा है रेट लॉ, रेट लॉ कह रहा है कि रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। तो रेट लॉ कैसे कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इससे पहले आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके अकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जैसे फॉर्मूला है वैसे मैं इसको लिखूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, ईच रेज टू द पावर, मान लीजिए रिएक्शन है ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी gives x moles of x or y moles of y. Each row is to the power to their equal, like what I can say. I can say each raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. मतलब a की पावर a और b की पावर b। क्लियर। मान लीजिए कोई और रिएक्शन लिखनी होगी तो उसका बेस है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया गया तो यहाँ से क्या है, k a टू द पावर a और b टू द पावर b। क्लियर। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन देता हूं मैं कहूं इसका रेट लॉ लिख दो, के अकॉर्डिंग रेट लिखो, तो आप लिख देंगे रेट इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और H2 की पावर 2 और O2 की पावर 1। इस तरीके से हम इस रेट को नहीं लिख सकते, बिकॉज जो रेट लॉ है ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। और ये जो ए और बी हैं, ये जो ए और बी हैं, ये अगर ये मैं बोलता लॉ ऑफ मास एक्शन तो उसमें तो ये होते हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट यहां पर रेट लॉ में ये होंगे क्या, अल्फा और बीटा, जो कि है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर, जो कि क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर।
मतलब ए और बी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे, लॉ ऑफ मास एक्शन उसके अकॉर्डिंग लिख सकते थे, पर जो अल्फा और बीटा है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है। इसका मतलब रेट लॉ हम खुद से नहीं लिख सकते अनटिल अनलेस वो अल्फा और बीटा को ना प्रोवाइड करें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको रिएक्शन ली N2+3H2 गिव्स 2NH3, मैंने कहा इसका रेट लिख दो, आपने इसका रेट लिख दिया था, रेट इजकल टू कैसे लिखा था, -1/1, क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है, dN2/dt इजकल टू, आगे क्या लिखा था, -1/1 dN2/dt, उसके बाद आपने लिखा -1/3 dH2/dt इजकल टू +1/2 d अमोनिया अपॉन dt। अब रेट तो ये तो नॉर्मल लिख दिया, बट अगर मैं बोलूँ रेट लिखो अकॉर्डिंग टू रेट लो, तो फिर से आप कहेंगे ये तो सेम ही है, ऐसे ही लिख देंगे, नहीं, रेट लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएंगे अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, क्या आएंगे, अल्फा बीटा। तो वो आपके जो अल्फा बीटा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है, उनको मैं भी नहीं बता सकता और वो हम याद भी नहीं करेंगे। तो रेट इजकल टू किसी का भी जो रेट लिखा जाएगा किसी भी रिएक्शन को वो लिखा जाएगा के, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जिसे हम बोलते थे रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ए टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर एम, एम इज नथिंग दैट इज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, और बी टू द पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, बी। तो जो के है वो क्या है, रेट कांस्टेंट, एम क्या है, ऑर्डर, और एन क्या है, ऑर्डर। ये दोनों क्या है आपके, ऑर्डर। तो आर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, के इज द रेट कांस्टेंट, एंड ए एंड बी आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। ये कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट ए की स्क्वायर ब्रैकेट से हम दिखाते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, रिएक्टेंट बी की। एम क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, और ये क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, और ये क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, m+n। इस तरीके से हम किसी का भी रेट लिख सकते हैं। आप समझिए ध्यान से, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किसी रिएक्शन का रेट लिखा, a मोल्स ऑफ a, b मोल्स ऑफ b गिव्स x मोल्स ऑफ x और y मोल्स ऑफ y। आपने इस रिएक्शन का रेट मुझे कुछ भी बता दिया कि k a टू द पावर 2 और b टू द पावर 4, राइट। मतलब रेट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट चेंज होंगे, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड नंबर है। तो अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि जो एक के है, अगर मैं कहूं ऑर्डर कुछ भी हो, मतलब अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए आपसे, तो ऑर्डर जो ओवरऑल रहेगा जो ओवरऑल ऑर्डर रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, इनकी पावर्स के सम के इक्वल, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब 2+4 कितना आ गया, 6। ओवरऑल ऑर्डर अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू ए और 4 ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर ऐसी बात है, अब समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन ए को भी यूनिटी मान रहा हूं और कॉन्सेंट्रेशन बी को भी क्या मान रहा हूं, यूनिटी, और मैं कह रहा हूं इसका रेट लो लिखो। देखिए अगर इसका रेट लो लिखना है तो समझिए ध्यान से, इसका जो रेट लो होगा वो कैसे लिखेंगे भाई, रिएक्शन क्या है, के कॉन्सेंट्रेशन ए टू द स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, बी, ठीक है, बी कॉन्सेंट्रेशन वाई।
बट यहाँ y की जगह क्या है, कुछ भी हो, 4 हो, 4 3 हो, यहाँ पे 4 है, y नहीं है, 4 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू मतलब जो कि n की वैल्यू जो कि ओवरऑल ऑर्डर है, n विच इज ओवरऑल ऑर्डर, कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, कितना हो गया, 2 + 4 6। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से समझिए, 2 + 4 6 का मतलब है कि इसका ऑर्डर तो हो गया 6, बट अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या मान ली, यूनिटी, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, यूनिटी मतलब 1, 1 की पावर कितनी हो हमेशा कितना आएगा 1, और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 1, 1 की पावर कितनी हो कितना आएगा 1, ठीक है। तो रेट लॉ क्या रह गया, तो अगर मैं रेट लॉ लिखूं कॉन्सेंट्रेशन ए और बी को 1 मानते हुए, तो वो रहेगा के इक्वल, व्हाट इज दिस के, रेट कांस्टेंट, अगर रेट लॉ रेट कांस्टेंट के बोले तो आप कैसे डिफाइन करेंगे रेट कांस्टेंट को, रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट्स भी हम बताएंगे जो कि डिपेंड करेंगे ऑर्डर पर, क्लियर। अब रेट कांस्टेंट देखते हैं, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट का मतलब है भाई के, मतलब रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द इक्वल टू व्हाट, रेट लॉ, इक्वल टू रेट, या रेट लॉ, रेट भी बोल सकते हो, ठीक है, रेट ही आएगा वैसे तो रेट लॉ नहीं आएगा, इक्वल टू रेट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, यूनिट ऑफ रेट। आप तो ये कह रहे हो यूनिट ऑफ जो के रहेगी वो यूनिट ऑफ रेट है, और यूनिट ऑफ रेट क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट अगर यूनिट ऑफ रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड जो कि यूनिट ऑफ के है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यूनिट ऑफ रेट फिक्स नहीं है, इसका मतलब यूनिट ऑफ रेट वेरी करेगी, इसका मतलब यूनिट ऑफ रेट ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। ये तो ऑर्डर जब यूनिटी था तब की बात है, जब ऑर्डर क्या था, कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी थी, ऑर्डर कुछ भी हो कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी थी तब की बात है। नेक्स्ट जो बात आती है रेट लॉ के बाद, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट कांस्टेंट पे वापस आता हूँ। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, भाई मान लीजिए रिएक्टेंट्स की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो कम है, तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन वाले रिएक्टेंट्स की क्या होगी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले रिएक्टेंट जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो आपको क्या, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन के होते हैं, फास्ट रेट के, ठीक है। द फिजिकल स्टेट साइज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले फास्ट रेट में जाएंगे, और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाले स्लो रेट से जाएंगे। स्लो रेट, टेम्परेचर, तो इस तरीके से नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे, और जनरली फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर बिकम्स डबल, ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट बिकम्स डबल। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एज इट प्रोवाइड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद मोर एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, higher concentration of reactants usually leads to higher rate of reaction due to increased collision frequency, जो higher concentration है reactants की वो usually किस वजह से, usually leads to higher rate of reaction due to increased collision frequency। नेक्स्ट आता है
ये मैंने आपको समझाया भी है कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट, कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, रेट तेज होगा। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन यूजली लीड्स टू ए हायर रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इंक्रीज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे घर के पानी के ऊपर जो टंकी रखी है वो फुल टैंक है तो पानी तेजी से आएगा, और वो थोड़ा उसमें कम पानी हो गया, हाफ हो गया, हाफ से कम हो गया तो पानी स्लो आने लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर नथिंग, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन की एफिशिएंसी मतलब रिएक्शन की यील्ड बढ़ा देते हैं। कैसे, जल्दी से बना के। जल्दी से कैसे, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा। बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे होगा। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से फैक्टर आता है सरफेस एरिया। For reactions involving solids, increasing the surface area of the solids reactant can enhance the rate of reaction। मान लीजिए एक आपने लिया पीस प्लेटिनम का, इस पर रिएक्शन करा रहे हो, फिर इस प्लेटिनम को फाइनली डिवाइड कर दिया, फाइनली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, तो डेफिनेटली इस वाले केस में ज्यादा स्पीड से रेट होगा एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस होगा, ज्यादा इंट्रैक्शन होगी, ज्यादा इंट्रैक्ट करेंगे, डेफिनेटली प्रोडक्ट आपका मोर सरफेस एरिया वाला मेजर होगा। For reactions involving solid, increasing the surface area of solid reactant can enhance the rate of reaction। Next are the pressure। In gas phase reactions, higher pressure can increase the rate of reaction by increasing the number of collisions between gas molecules। जिस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ा के। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि रिएक्शन तेजी से होने लगेंगी। प्रेजेंस ऑफ लाइट कैन सर्व एज एन एक्टिवेशन एनर्जी सोर्स फॉर सम रिएक्शंस इंक्रीजिंग देयर रेट। जैसे आपने सुना होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसमें लाइट काम आती है। जैसे आपने ये मैकेनिज्म सुना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसमें क्या आती है, कम लाइट, सनलाइट। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। मैं रिपीट करता हूं एक बार, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है। मैंने आपको पढ़ाया रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने बताया यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये अभी तक मैंने आपको बताया है। तो बाकी का जो कंटेंट है एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्डर क्या है और मॉलिक्यूलर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी हमने आज पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करिए और उसके बेस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।